सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम में मैंने एक स्फेरिकल शेल बनाया हुआ है। तो ये एक स्फेरिकल शेल है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है कैपिटल आर और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस पर जितना भी चार्ज होगा कैपिटल क्यू, वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जो सिमेट्रिक हो। तो स्फेरिकल बॉडी का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होगा। तो आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर बना दिया। तो इस स्फीयर ने टोटल कितना चार्ज एनक्लोज किया, वो जितना भी स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा, यानी क्यू। तो यहां पर आर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक ई और डी एस क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज जीरो। सो ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी एस का इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप के रख दीजिए तो दैट बिकम इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट चार्ज का ही एक्सप्रेशन आ गया। यानी आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास, जैसे ये चार्ज एनक्लोज हो गया गॉसियन सरफेस से, तो यानी इसके बाहर किसी भी पॉइंट के लिए ये स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो सीधा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सोचिए, अगर मुझे इसके सरफेस पर कैलकुलेट करना है तो सरफेस पर भी चार्ज, अगर गॉसियन सरफेस होगा वो इसकी सरफेस ही बन जाएगी। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा, और सीधा सीधा आप उसको पुट कर दीजिए और आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ना तो क्यू चेंज हो रहा है ना ही आर चेंज हो रहा है। इट मीन्स स्फीयर की जो शेल की सरफेस होगी उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, जो स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर उसकी डेंसिटी सिग्मा हो, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज में कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो चार्ज की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फीयर के शेल के रेडियस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तीसरा अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास इनसाइड अगर किसी पॉइंट की बात करता हूं, ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर अगर पॉइंट पी हो जिसपे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, या मैं कहूं कि स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखिए, क्या ये गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रहा है? नहीं, क्योंकि चार्ज तो बाहर है। अगर इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज नहीं किया तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना हुआ यहां पर एनक्लोज, 0, क्योंकि चार्ज बाहर है, गॉसियन सरफेस अंदर है। गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज 0 किया, तो इसका मतलब इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर? तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं ग्राफिकली क्या होगा। देखिए यहां पे 0 से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ इस तरीके से, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते। क्लियर हुआ ये? तो एक चीज और बता देता हूं, अगर शेल की जगह पे आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, तो कंडक्टिंग स्फीयर दोगे तो वो भी इसी तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, दोनों का सेम बिहेवियर ऑब्जर्व होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अगर स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? अगर स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो होगा वो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए देखते हैं इसको। ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग का केस आ गया। डायग्राम में देखिए, जब आउटसाइड होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस बाहर होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर होगा तो सेम वही हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। केस चेंज होता है जब हम इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड में अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, फॉर एग्जांपल
स्फीयर के अंदर ये पॉइंट पी है, यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है, तो हमने पॉइंट पी को लेके गॉसियन सरफेस बनाया एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर। अब सबसे पहली बात है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर चार्ज जो होगा वो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, रो। क्लियर। तो इतने गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो, ये हो जाएगा ये चार्ज एनक्लोज्ड। बस इसको अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। देखिए यहां पे कैसे किया मैंने। इनसाइड द स्फीयर E डॉट ds Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और ये यहां पे मैंने इसमें पुट कर दिया। क्लियर। जब यहां पे पुट किया तो आप एक्सप्रेशन देखिए क्या आया, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस रो फिक्स्ड, एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। R की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो सेंटर पर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0। इस सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाहर इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो 0 से सरफेस तक बढ़ा, सरफेस पर कांस्टेंट और मैक्सिमम, और उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट है, तो उसकी वजह से एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की एक थिन शीट है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर। अब मुझे इससे एक डिस्टेंस पी पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो सबसे पहले हमें सिमेट्री लेनी पड़ेगी। तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इस शीट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो हमने सिलेंडर इस तरीके से बनाया, लेकिन सिमेट्री के लिए इतना ही इसका मिरर इमेज यहां लेंगे आर डिस्टेंस पे, और कंप्लीट सिलेंडर इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना देंगे। ठीक है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर हम इनवर्ड कभी नहीं लेते। ये जो सरफेस होगी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इस सरफेस पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, तो इस सरफेस को काउंट नहीं करेंगे। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री, तो यहां पर भी फ्लक्स कट होगा, तो यानी यहां पे भी फ्लक्स होगा। तो यानी इस पॉइंट पी पर अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, E डॉट ds प्लस E डॉट ds। क्लियर। अब E डॉट ds तो आ गया हमारे पास, यानी ट्वाइस ऑफ E डॉट ds, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, लेकिन वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉसेस लॉ से। तो कितना चार्ज एनक्लोज हुआ भाई, अब एनक्लोज चार्ज क्या होगा, जितना इस सिलेंडर ने एनक्लोज किया, ये वाला हिस्सा, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया, तो बहुत सिंपल है निकालना। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो आप ये एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना है dA, तो इस सरफेस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EDS, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा Q पॉइंट पर, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, EPQ प्लस EP एंड EQ, तो टोटल होगा EDS, ट्वाइस ऑफ EDS, और वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, और एरिया कितना है ds, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हुआ, सिग्मा इंटू ds, सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 2EDS इज इक्वल्स टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन। ds से ds कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब लॉन्ग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आर से, यूनिफॉर्म हो जाता है। क्लियर। अगर ये शीट थिक हो, तो थिक होगी तो दो पैरेलल शीट बनेंगी, जितनी ये वाली सरफेस होगी उतनी ही सरफेस होगी, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 शीट नंबर 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट 2 की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो थिक शीट की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दोनों केस में आर से इंडिपेंडेंट,
और यूनिफॉर्म फील्ड है। क्लियर? अब सोचो अगर ऐसी दो शीट हमारे पास, जैसी ये शीट है, ऐसी दो शीट हमारे पास पैरेलल है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी है, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर? तो हमारे पास तीन केस बनते हैं। अगर ये दो पैरेलल शीट है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आउटसाइड राइट हैंड साइड पे, आउटसाइड लेफ्ट हैंड साइड पे, और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट की वजह से फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर फर्स्ट एरिया की बात करता हूं, रीजन फर्स्ट की, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2, तो टोटल कितना आया? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बहुत सिंपल है। अगर रीजन 2 की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2, जो ग्रेटर होगा। क्लियर? तो वो डेंसिटी से हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। थर्ड एरिया में सेम जैसे फर्स्ट में निकला वैसे ही थर्ड में आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब एक स्पेशल केस लीजिए कि अगर इन दोनों पे चार्ज डेंसिटी या चार्ज इक्वल है और ऑपोजिट है, तो चार्ज डेंसिटी भी इक्वल होगी और ऑपोजिट हो जाएगी। तो सिग्मा 1 मान लीजिए सिग्मा, और सिग्मा 2 मान लीजिए माइनस सिग्मा। बात समझ में आई भाई? तो सिग्मा 1 हो गया सिग्मा और सिग्मा 2 हो गया माइनस सिग्मा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दोनों पे आ गया, जैसे कि हम कैपेसिटर में बात करते थे, आगे पढ़ेंगे उसको। तो उस केस में देखिए ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 0। और सेंटर पे टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसकी तरह ट्रीट करने लगा? ये देखिए एक थिक शीट की तरह ट्रीट करने लगा। बात समझ में आया? तो यानी अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज की दो पैरेलल प्लेट हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, बार बार बोल रहा हूं, ये जितने भी एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पढ़ रहे हैं। अगर दो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और आउटसाइड 0 होगा। लेकिन अगर दोनों पे सेम चार्ज है, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव, या फिर इस पे भी चार्ज निगेटिव और इस पे भी चार्ज निगेटिव, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए उन सब एग्जांपल से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि किसी भी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर पे डिपेंड करता है। किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी और तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। और किसी इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी इनफाइनाइट प्लेट जो होती है अगर वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है तो वो यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करती हैं। स्फीयर और लाइन चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है? तो इस लेसन में हमने कुछ ये एग्जांपल्स लिए, नेक्स्ट लेसन में भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनको हम गॉसेस लॉ के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए।